वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। ऐसे कौन कौन से कुछ एबायोटिक सिस्टम हैं जो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को इफेक्ट करते। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। तो ऐसे कौन कौन से मेजर नॉन लिविंग थिंग है जो कि हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। द एवरेज टेम्परेचर on the land vary seasonally, decrease to a progressively from the equator toward the poles and from the plain to the mountain top। ये जो टेम्परेचर ये क्या करता है, सीजन के अकॉर्डिंग, और जो है जब वो इक्वेटर से जो है पोल की तरफ जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। और सीजन के अकॉर्डिंग भी इसका टेम्परेचर क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। मीन्स टेम्परेचर के डिपेंड किस पे कर रहा है, इक्वेटर टू पोल जब जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और सीजन के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर का घटना बढ़ना, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। देन नेक्स्ट इज organism which can tolerate and thrive to a wide range of temperature, they are called eurythermal organism। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कितना भी टेम्परेचर हो, मतलब कैसा भी टेम्परेचर हो, वो उस टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज कैट एंड डॉग। अब इस लैंड पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर अगर उन्हें प्रॉपरली मिलेगा, मींस जिस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर वो टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे प्लांट की बात करें, अगर प्लांट को जितना टेम्परेचर चाहिए अपना प्रोसेस करने के लिए, उन्हें उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्लांट ईजिली और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। बट अगर प्लांट को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्लांट प्रॉपरली तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनके अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो भी नहीं होगा। रही बात एनिमल्स की, एनिमल्स भी पूरे टोटली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो टेम्परेचर मतलब जैसे वो कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हें हम हाई टेम्परेचर अगर उस समय प्रोवाइड कर देंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो उस कंडीशन में प्रॉपरली अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सर्वाइव करेंगे, अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक हो गया यूरीथर्मल, दूसरा हो गया स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मींस चाहे जितना टेम्परेचर उन्हें दे दो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। हम ह्यूमन्स बीइंग हैं, हमें मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए, हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या करेगी, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेगी। तो हमारे अंदर क्या है, अडाप्टेशन की प्रॉपर्टी है। तो इस जो प्रॉपर्टी है, जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं और उस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूरीथर्मल। एग्जाम्पल जैसे कैट हो गया और डॉग हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं सर्वाइव करेंगे, एक मीडियम टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करेंगे, मींस नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करेंगे। एग्जांपल में फिशेस एंड रेप्टाइल्स, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं स्टीनोथर्मल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टीनोथर्मल। The next factor is water. Life on earth originated in water and it is unsustainable without water। जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है सबसे पहले किस पे हुआ था, वाटर पे हुआ था, और बिना वाटर के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मीन्स बिना वाटर के इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट। जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, जैसे बोला जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर है, क्या उन्हें वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म वाटर में सर्वाइव करते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल, स्पेशल एंजाइम और उनके बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कि ताकि वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं।
फिशेज वाटर के अंदर सर्वाइव करती हैं, क्या ह्यूमन बीइंग वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं बना है जिस टाइप से बॉडी स्ट्रक्चर जो है किसका बना है? फिशेज का बना है। तो वो सर्वाइव कर सकती है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं ये डिपेंड करता है कि वाटर का पीएच कितना है और वो कितने पीएच पे सर्वाइव करेंगे। ये इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच बढ़ गया या घट गया तब भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरीज इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 5% इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर का जो है वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है? 5% से कम होता है। और सी का कितना होता है? 30 to 35% होता है। और 100% किसका? 100% अगर हो गया तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपर सैलाइन लैगून। हाइपर सैलाइन लैगून का मतलब होता है जब वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जब वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो जितने भी ऑर्गेनिज्म उस वाटर में सर्वाइव कर रहे होंगे वो सब की डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी को बोलते हैं हाइपर सैलिन लैगून। क्या बोलते हैं? हाइपर सैलिन लैगून। किसे बोलते हैं? जब वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज हाइपर सैलिन कंडीशन। द ऑर्गेनिज्म, अब वाटर के बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक होता है यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज दे आर कॉल्ड यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस मीन्स कितना भी वाटर के अंदर कितना भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो, कितना भी सॉल्ट हो, बट वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, वो कर लेंगे उसमें सर्वाइव। उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं और वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं उसे कहते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज ग्रीन क्रैब। ग्रीन क्रैब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कितना भी सैलिनिटी हो, मीन्स कितना भी उसके अंदर सॉल्ट हो वाटर के अंदर, फिर भी वो उसके अंदर सर्वाइव करेगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल इज ग्रीन क्रैब। द नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं। किस पे? मीन्स नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे सर्वाइव करते हैं। उन्हें ज़्यादा अगर मतलब पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो गया तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज गोल्ड फिश। गोल्ड फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव नहीं कर सकता। बट ग्रीन क्रैब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी मतलब कैसा भी कितना भी उसके अंदर सैलिनिटी क्यों ना हो वो उसके अंदर वो सर्वाइव कर सकता है। उसे कहते हैं यूरी हेलाइन। जो नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं? स्टीनो हेलाइन। The next factor is light. Plants are dependent on light to produce food through the process called photosynthesis. प्लांट क्या होते हैं? टोटली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या करने के लिए? अपना फूड बनाने के लिए। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट किसका किसका यूज़ करते हैं? लाइट का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं और CO2 का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं। इन सब का यूज़ करके प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एट फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस का मतलब हो गया खाना बनाना। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? टू मेक देयर फूड, अपना खाना बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मेनी प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस लिए डिपेंडेंट होते हैं? फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे सनफ्लावर, हम उसे सनफ्लावर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसे जैसे ही मीन्स जहाँ से भी सूरज की रोशनी मिलेगी उसे, उसका मुंह उधर ही टर्न हो जाता है और वो उस कंडीशन में जैसे उसे सनलाइट मिलती है वो तुरंत ही रिस्पॉन्स में शो करता है। इसी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? सनफ्लावर बोलते हैं। तब वो क्या होगा? लाइट के प्रेजेंस में। सोचो प्लांट जब तक उसे लाइट नहीं मिली तब तक उसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे तो टोटली नहीं डिपेंडेंट होते, जैसे नहीं मिली सनलाइट की रोशनी तब भी वो क्या करेंगे? अपना प्रोसेस करेंगे। बट कुछ प्लांट टोटली पूरी तरीके से ही डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट के ऊपर टू
टेक अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज फोटोपीरियोडिक। फोटोपीरियोडिक प्रोसेस करने के लिए या फोटोपीरियोडिज्म उसे हम बोल सकते हैं। इसी प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जो है टोटली सनलाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपना प्रोसेस आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब रही बात अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बट उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते जितना प्लांट उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमें सनलाइट नहीं मिलेगी तब भी हमारा काम चल सकता है, बट अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट के अंदर प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। और एनिमल्स को सनलाइट भी चाहिए, सबको सनलाइट चाहिए, क्योंकि इस पूरे अर्थ पे सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनिमल्स के लिए भी लाइट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और प्लांट्स के लिए भी लाइट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। Then last factor is soil. Soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soil, which along with other parameters such as pH, mineral composition and topography determine the vegetation in any area. सॉइल के अंदर किस ग्रेन का या किस कंपोनेंट का, किस टाइप का कंपोजिशन उसके अंदर प्रेजेंट है, मींस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर उतनी ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। सॉइल के अंदर ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि सॉइल के अंदर मिनरल्स का कंपोजिशन और भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन और सॉइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो वाटर को होल्ड कर सकता है। बाकी ये जो सैंड है और भी बहुत सारे सब्सटेंस उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा किसके अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती। सॉइल अलग अलग एरिया का सॉइल का कंपोजिशन मींस अलग अलग एरिया की सॉइल जो होती हैं अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जितनी अच्छी सॉइल्स होंगी उतने ही अच्छे से उसमें क्या होंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो डिपेंड करता है कि उस सॉइल के अंदर कौन सा मिनरल कंपोजिशन प्रेजेंट है, उसका पीएच क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है एक प्लांट को ग्रो कराने के लिए। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक सॉइल में ही ग्रो करते हैं, अगर उन्हें हम कहीं और उनकी ग्रोथ कराएंगे तो वो ग्रो नहीं करते। तो जितने भी प्लांट होते हैं वो भी डिपेंड किस पे करते हैं, सॉइल पे डिपेंड करते हैं। जितने अच्छे से उनका वहाँ का सॉइल होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर मिनरल कंपोजिशन होगा, वो प्लांट उतने अच्छे से वहाँ पे क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। एडाप्टेशन के बारे में पहले ऐसे सिंपल टर्म में हम देखते हैं एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है। एडाप्टेशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी मतलब कि और जैसे कि कोई भी कंडीशन हो उस कंडीशन में क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है, अडाप्ट कर सकती है। ऐसे कितनी भी ठंड पड़े तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कि कितनी भी ठंड पड़े बट हम उस इन्वायरमेंट में, उस टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। मीन्स हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट में, उस टेम्परेचर में अपने आप को क्या कर ले रही है, अडाप्ट कर ले रही है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज एडाप्टेशन। इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल and the behavioral attitude of the organism that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. कैसा भी हैबिटेट हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, हम उस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, सरवाइव कर लेंगे। हमारे अंदर जितना भी प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारा प्रोसेस चलेगा, सारा प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडाप्टेशन। तो ऐसा नहीं है कि जितने ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं उनके अंदर सबके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ये सबके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है, कुछ एनिमल्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये सबके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इस अर्थ पे कैसा भी टेम्परेचर, कैसा भी कंडीशन, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग एनिमल्स के बारे में कि उनके अंदर अडाप्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से अडाप्टेशन होता है। पहले हम बात करेंगे अडाप्टेशन इन एनिमल्स इन डेजर्ट। अब जो एनिमल्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनके अंदर कैसे अडाप्टेशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू द इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। देखो, ये जो कंगारू रैट होता है ये
कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर तो प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे एब्सेंट होता है? नॉर्थ अमेरिका में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कंगारू रैट को वाटर कहाँ से मिलता है, उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है? उसके बॉडी के अंदर इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स फैट, जो वो फैटी चीज़ उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो ब्रेक डाउन होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसी से इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? फुलफिल होती है। तो अगर कोई पूछेगा कि कंगारू रैट के कोई भी एक्सटर्नल सोर्स तो प्रेजेंट नहीं है वाटर, जिसकी वजह से वो पानी वहाँ से ले सके, जो नॉर्थ अमेरिका में कंगारू रैट पाए जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं प्रेजेंट है, बट उनकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स फैट के जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, और उन्हीं से क्या मिलता है? इनको वाटर मिलता है, इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। इसी वजह से कंगारू रैट उस डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। Kangaroo rat has the ability to concentrate its urine so that the migrate volume of water is used to remove the excretory product. अब जो कंगारू रैट होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा यूरिन नहीं सिक्रीट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो है उनके अंदर तो वो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स तो है नहीं जहाँ से उसे वाटर मिलेगा, तो वो ज़्यादा यूरिन सिक्रीट नहीं करते हैं। कंगारू रैट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा यूरिन सिक्रीट नहीं करते हैं, और इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर तो एब्सेंट होता है कंगारू रैट के पास, जो साउथ अमेरिका में सर्वाइव करते हैं डेजर्ट एरिया में। तो इनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? फुलफिल होती है। इस तरीके से कंगारू रैट जो है डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एडाप्टेशन ऑफ प्लांट इन डेजर्ट। ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं, वो प्लांट किस तरीके से अडाप्ट करते हैं? थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस ऑफ द डेजर्ट प्लांट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जो लीफ सरफेस होता है उनका, उसके पास थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम हो जाए। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? लॉस ऑफ वाटर। प्लांट जब वाटर को लॉस करते उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो उनके पास जो थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है प्लांट्स के पास, ये करता क्या? ये कम कर देता है, ताकि प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस ना करे, क्योंकि उनके पास वाटर की रिक्वायरमेंट वैसे भी बहुत कम होती है। अगर वो वाटर को लॉस कर देंगे तो उनकी बॉडी के अंदर वाटर नहीं बचेगा। तो थिक क्यूटिकल करता क्या है? थिक क्यूटिकल प्रिवेंट करता है। थिक क्यूटिकल क्या करता है? प्लांट्स के अंदर प्रिवेंट करता है, ताकि प्लांट ज़्यादा वाटर लॉस ना करे ड्यूरिंग अ ट्रांसपिरेशन। द नेक्स्ट इज स्टोमाटा इज सकेन टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। और उनका स्टोमाटा भी कैसा होता है? सकेन होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो भी कम हो जाता है। डेजर्ट प्लांट फॉलो अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे कॉल्ड CAM पाथवे। ये जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, उस पाथवे को कहते हैं CAM पाथवे। क्या बोलते हैं? CAM पाथवे। इन विच स्टोमाटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग अ डे टाइम, जिसकी वजह से जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें जो उनका स्टोमाटा होता है वो दिन के समय क्या रहता है? बंद रहता है, और रात के समय खुला रहता है। रीज़न क्या है? दिन के समय बंद है, तो इसका मतलब रीज़न ये है कि जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं दिन के समय बंद है, तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है। जब दिन के समय उनका स्टोमाटा बंद है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होगा? ऑटोमेटिक ही रिड्यूस हो जाएगा। तो जितने भी डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे को फॉलो करते हैं, और उस स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे को कहते हैं CAM पाथवे कहते हैं। ये इसका स्पेशल फीचर क्या होता है? इसका स्पेशल फीचर ये होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनका स्टोमाटा जो होता है वो दिन के समय क्लोज्ड रहता है और रात के समय ओपन रहता है। तो जितने भी डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनका स्टोमाटा दिन के समय खुला रहता है, दिन के समय बंद रहता और रात के समय ओपन रहता, खुला रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, और उस स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे को कहते हैं CAM पाथवे। In some plant like ऑप्टूनिया leaves are modified into spines। ये जो ऑप्टूनिया होते हैं इनका जो प्लांट होता है, इनकी जो लीव्स होती वो कैसी होती? स्पाइंस होती। इनके अलावा भी जितने भी डेजर्ट के प्लांट होते, जैसे हम कैक्टस, सबने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस की जो लीफ होती वो कैसी होती? इस तरीके से स्पाइंस निकले हुए होते।
ये स्पाइस करता क्या है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देता है, मीन्स ज़्यादा वाटर नहीं लॉस करता, और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ फ्लैट ग्रीन स्टेम। और इनकी जो स्टेम होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। कैसी होती है इनकी स्टेम, ज़्यादातर फ्लैट होती, ग्रीन होती। लीव्स कैसे होते हैं, स्पाइंस लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ये सारी कंडीशन होती हैं जो प्लांट्स कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं, जिसकी ये सारे सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं डेजर्ट एरिया में। The next is adaptation of animals in cold climates। जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते वो एनिमल का एडाप्टेशन कैसे होता है। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव अ शॉर्टर ईयर। जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं उनके कान कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। उनकी लिम्स कैसी होती है, वो भी थोड़ी सी शॉर्ट होती है। क्यों होती है, ताकि ज़्यादा हीट लॉस ना हो सके। इस टाइप की प्रॉपर्टी को या इस टाइप के रूल को क्या बोलते हैं, एलेंस रूल। क्या बोलते हैं, एलेंस रूल। कई बार नीट के पेपर में पूछा गया है कि एलेंस रूल क्या होता है। एलेंस रूल क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म कोल्डर क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं उनके ईयर्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और उनके लिम्स कैसे होते हैं, वो भी शॉर्ट होते हैं। क्यों शॉर्ट होते हैं, ताकि ज़्यादा हीट लॉस ना हो सके। इसी वजह से इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलेंस रूल। एक्वेटिक मैमल्स लाइक अ सेल्स। जो एक्वेटिक मैमल सेल्स होता है हैव अ थिक लेयर ऑफ अ फ्लैट बल्बर बिलो देयर स्किन। इनकी स्किन देखा होगा, इस तरीके से कुछ इनकी बॉडी होती है, ऐसे इस तरीके से बॉडी है, तो इनके लोअर रीजन में इस तरीके से देखा होगा कि क्या बोलते हैं इसको, बल्बर लाइक फ्लैट, बल्बर लाइक बॉडी होती, इस तरीके से कुछ होता है नीचे फ्लैट, डायग्राम में बना होगा या कभी सेल्स देखा होगा, उनकी बॉडी इस तरीके से होती है बिलो देयर इनकी स्किन के नीचे। तो ये जो बल्बर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, इंसुलेटर की तरह ऐड करता है। किसकी तरह ऐड करता है, इंसुलेटर की तरह ऐड करता है, रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट, ताकि जो है ज़्यादा हीट को वो लॉस ना कर सके। अब जैसे कि ठंडी में है, हम बढ़िया से रजाई ओढ़ के एक ही रजाई के अंदर रहेंगे, ऐसे बिल्कुल छिप जाए उसी के अंदर, तो क्या होगा, हमारी बॉडी ज़्यादा हीट तो लॉस नहीं करेगी। हीट लॉस होगी, अगर हो भी हीट लॉस हो रही तो उसी रजाई के अंदर ही हमारी हीट है, बाहर नहीं जा रही है। अभी कमरे में रहो और रजाई के अंदर रहो तो कहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगेगी, उस रजाई के अंदर लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि वो जितनी एरिया में है उस एरिया को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया अपनी बॉडी, रजाई को भी पूरी तरीके से मतलब जहाँ से भी हवा आ रही थी वहाँ से भी पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो हमारी बॉडी का जो हीट निकलेगा वो उसी रजाई के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। बट हम एक रूम में रह रहे हैं तो रूम में क्या होगा, रूम में इतना बड़ा रूम है तो वहाँ पे हीट तो हमारी बॉडी लॉस कर रही है। बट रूम के आसपास अभी ज़्यादा लोग के साथ बैठो तब क्या होता है, सबकी बॉडी हीट लॉस करती है, तब जो है कमरा क्या रहता है, गर्म भी रहता है और हमें भी गर्मी लगती। बट अकेले रूम में रहो तब क्या होता है, सिर्फ हमारी बॉडी ही हीट लॉस कर रही है, हमें और कहीं से एक्सटर्नल हीट नहीं मिल रही है। हमारी बॉडी कंटिन्यूअस हीट लॉस कर रही है और हमें कहीं हीट नहीं मिल रही, तो हमारी बॉडी को क्या लगती है, हमें ठंड लगती, गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, इस तरीके से ये जो सेल्स होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, थिक लेयर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनकी स्किन के जस्ट नीचे से, कहते हैं बल्बर बोलते हैं, जो क्या करता है, इंसुलेटर की तरह ऐड करता है और क्या करता है, रिड्यूस द बॉडी हीट। ये हीट लॉस को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से ये जहां भी रहते हैं, जैसे कोल्डर क्लाइमेट में सर्वाइव कर रहे हैं, ये इजिली उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। Then next is adaptation of high altitude। अब जो ऑर्गेनिज्म हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव करते हैं उनका एडाप्टेशन कैसे होता है। When a person move to a high altitude place develop to altitude sickness because in the low atmospheric pressure of the high altitude of the body does not get enough oxygen। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, जब हम हाई एल्टीट्यूड मीन्स जो है बहुत ज़्यादा जैसे पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं या और भी बहुत ज़्यादा हाइट पे चढ़ गए हैं तो क्या होता है, हमें एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। सबने सुना होगा एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस समय हमें ऑक्सीजन अमाउंट में नहीं मिल पाता है, मीन्स उस समय अब ऑक्सीजन की कमी कैसे हो जाती, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं तब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे। तो जब ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो रही, बढ़ रही है। अब हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या होगा, फूड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे। जब ब्रेक डाउन होंगे, उस ब्रेक डाउन होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए।
ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए फूड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होने के लिए, तो क्या कर रहे हैं हम, हाई एल्टीट्यूड पर चल रहे हैं तो कंटिन्यूअस हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। जब एनर्जी हमारी बॉडी ज़्यादा डिमांड कर रही है तो मीन्स ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और क्या हो जाती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, नोजिया, फटीग एंड द हार्ट पाल्पिटेशन। ठीक है, और द बॉडी कंपनसेट अ लो ऑक्सीजन एबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट। क्या होता है, जैसे ब्रीथिंग रेट, ऐसे से हम क्या करते हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो यही ब्रीथिंग रेट क्या होगा, अचानक से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। अब हम हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, और जब ऑक्सीजन चाहिए तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, हाई एल्टीट्यूड पर हम चढ़ रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो फूड के पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन भी हमें ज़्यादा ही चाहिए। तो ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी ज़्यादा डिमांड करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जितना ले सको उतना लो। ठीक है, हम ऐसे ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग रेट हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है। किससे नहीं बाइंड कर पाता, हीमोग्लोबिन से प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाता है, और हमारी बॉडी क्या करती, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की डिमांड करती कि तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, चाहे जहाँ से चाहिए तुम उसे लेने की कोशिश करो। तो यही जो हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रही, जो सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते। हमने इस पूरे लेक्चर में अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अलग अलग हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, उनका अडेप्टेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है।